नमस्कार, बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, विधानसभा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, सभी पार्टी अपनी राजनीतिक गोटियां जो सेट करने में लगी हुई है। अब बातें तो अखबारों में हो या टीवी में हो, जो दो गठबंधन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में बनने वाली इंडिया अलायंस और जो एनडीए है भाजपा उसका नेतृत्व कर रही है, इन दोनों की चर्चा तो खूब अखबारों में होती है। लेकिन इससे इतर भी बहुत कुछ हो रहा है राजनीतिक पटल पर, खास करके जो छोटे पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां, जिस तरह से जयराम महतो की पार्टी है। जयराम महतो की पार्टी के पास अभी कोई सांसद नहीं है, न ही उनके पास में कोई विधायक था पहले, लेकिन इस बार के चुनाव में वो एक बड़े शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। अब उन्होंने बहुत पहले ही उन्होंने जो अपना पहला लिस्ट निकाला था उम्मीदवारों की, उसमें ही अपने नाम की घोषणा कर दी थी कि मैं डुमरी से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी, और उनके जो अगल बगल के लोग हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, उससे स्पष्ट था कि वो दूसरे सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो कम से कम 2 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। लोग ये भी कयास लगा रहे थे कि संभवतः दूसरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो टुंडी होगा। अब कल जो है उन्होंने इस कयास पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दूसरी सीट जिससे मैं चुनाव लड़ूंगा वो होगा बेरमो। अब बेरमो और ये जो डुमरी है, ये दोनों ही जो है गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला विधानसभा क्षेत्र है। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया कि ये दोनों ही जो विधानसभा क्षेत्र है, जो मैं पहले बता रहा हूं आपको कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहीं से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। तो इसके पीछे कारण दोस्तों बहुत ही स्पष्ट है। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था अभी 6 महीना पहले, 6 महीना नहीं 4-5 महीना पहले, जब भी चुनाव हुआ था 2024 का लोकसभा का चुनाव, तो ये गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो ने चुनाव लड़ा था। वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे थे। और यहां इसी के बाद राजनीतिक पंडितों ने जयराम महतो को एक राजनीतिक शक्ति झारखंड में स्वीकार कर लिया। उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर से होने लगी। आपको पता ही कि चंद्रशेखर जो है वो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, और उन्होंने पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें वो जीत करके लोकसभा पहुंच गए। उनके पीछे भी युवाओं की शक्ति है। युवा लोग, विशेष करके जो वंचित, मैं दलित शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं दोस्तों, वंचित समुदाय के जो लोग हैं, वंचित जातियां जो हैं, उनके युवा जो है इनके पीछे खड़ी रहती है, रावण के पीछे, और वो लोकसभा पहुंच गए। वैसा ही कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ झारखंड विधानसभा में उसी प्रकार की शक्ति के रूप में जयराम महतो भी उभरेंगे। जयराम महतो जो है वो स्वाभाविक है कि वो कुर्मी जाति से आते हैं, और कुर्मी जाति की संख्या दोस्तों कयास बहुत सारे लगाए जाते हैं। कुछ कहता है कि 12% कुर्मी है, कुछ कहता है 15% कुर्मी जनसंख्या जो है झारखंड में है। जो अति उत्साही आपको कुर्मी नेता मिलेंगे वो कहेंगे नहीं 22% है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 15 से 16-17% के बीच में यहाँ पे कुर्मियों की संख्या झारखंड में है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो समूह है वह है आदिवासी समूह। उसकी जनसंख्या करीब यहाँ पे 26% है। 26% मतदाता जो है वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जो मतदाताओं की संख्या जिस जाति से आती है वो है कुर्मी समुदाय। अब जयराम महतो इसी कुर्मी समुदाय से आते हैं। हालांकि झारखंड में बड़ा विचित्र सा स्थिति है कि कुर्मी और आदिवासी का जो रीति रिवाज और उनके जो सांस्कृतिक जो उनके पहलू हैं, उनके इन दोनों का वो कमोबेश जो है कुर्मी आदिवासी से मिलता जुलता है। आदिवासी जो है वो भी बहुत सारे कुर्मी के सांस्कृतिक तत्वों को अपने में समाये हुए है। अंतर है। इसके बावजूद जो आदिवासी हैं वो तो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, लेकिन जो कुर्मी है यहाँ का वो अभी भी ओबीसी में आता है। हालांकि बहुत दिनों से मांग हो रही है कि हमको भी, अर्थात कुर्मी लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमको भी जो है शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर लिया जाए। और ये मांग सिर्फ झारखंड में नहीं हो रही है, बगल के राज्य पश्चिम बंगाल में भी इस प्रकार की मांग गाहे बगाहे होते रहती है। और जो इनके टक्कर में, जयराम महतो के टक्कर में जो दूसरे नेता हैं
वो भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनका नाम है सुदेश महतो। अब सुदेश महतो की पार्टी जो है आजसू, वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, लेकिन जयराम महतो किसी भी पार्टी के साथ अभी तक गठबंधन में नहीं है। चुनाव के बाद क्या होगा उसके बारे में भविष्यवाणी करना अभी से ठीक नहीं है। अब इन दोनों जो नेता हैं, दोनों के पीछे ही युवा वर्ग जो बेरोजगार है, उनकी शक्ति इन दोनों के पीछे है। ये दोनों ही युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। हालांकि ये भी सत्य है कि जयराम महतो से पार्टी बंटवारे वगैरह को लेकर के बहुत सारे उनके जो साथी हैं वो उनसे छिटक गए हैं, उनसे दूर जा चुके हैं। कुछ लोग तो उनके खिलाफ, मेरे कहने का मतलब जयराम महतो ने उनके पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने को भी तैयार हो चुके हैं और उन्होंने अपनी उम्मीदवारी, अपना नामांकन भी कर लिया है। इन सब के बावजूद जयराम महतो को क्यों एक बड़ी शक्ति माना जा रहा है, तो इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि एक तो युवाओं का इनके पीछे जो पूरा का पूरा जो है सो समर्थन है, साथ ही झारखंड में पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से बेरोजगारी और नियोजन नीति को लेकर के जिस प्रकार से खतियान की बात की गई है कि 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ पर नियोजन नीति बनाया जाए, इन दोनों मुद्दों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने झारखंड में उठाया है तो वो है जयराम महतो। अब स्वाभाविक है कि युवा जो है, युवा रोजगार दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और इसके कारण जो युवाओं की शक्ति जो है अभी हाल फिलहाल में सुदेश महतो को छोड़ करके भी बड़ी संख्या में इनके पीछे आन खड़ी हुई है। अब इनके ये जो 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा उसका गणित समझें। डुमरी जो है, डुमरी जब राज्य का गठन हुआ था, मेरा आशा है कि जब झारखंड राज्य का गठन 2000 में हुआ था तो उस समय वहां पर लालचंद महतो जो है वो वहां के विधायक हुआ करते थे, वो जेडीयू के थे, ठीक है। और ये जो चुनाव हुआ था ये संयुक्त बिहार जब हुआ करता था, अर्थात झारखंड का जब जन्म नहीं हुआ था तब ये चुनाव हुआ था। उसके बाद जो पहला चुनाव 2005 में हुआ, उस समय जगन्नाथ महतो इस सीट पर काबिज हो गए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और उसके बाद से लगातार अपने मृत्यु तक वो डुमरी का प्रतिनिधित्व करते रहे, वहां से विधायक बनते रहे और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव चिन्ह पर वहां से चुनाव जीतते रहे। जब उनकी मृत्यु हुई उसका उपचुनाव हुआ तो उनकी जो पत्नी है बेबी देवी, वो वहां से चुनाव लड़ी, वो भी आसानी से जीत गई और वहां पे उन्होंने, बेबी देवी ने आजसू के यशोदा देवी संभवतः नाम उनका, उनको हराया था। लेकिन इस बार डुमरी का जो ये मुकाबला है ये त्रिकोणीय हो गया है और त्रिकोण में पहला कोण तो स्वाभाविक है कि बेबी देवी है, दूसरा जो है जयराम महतो है और इसका तीसरा कोण जो है वो आजसू पार्टी के उम्मीदवार वहां पे बनाते हैं। अब ये टक्कर जो बड़ा दिलचस्प है, आप ये नहीं कह सकते कि जयराम महतो यहां से जीत ही जाएंगे या बेबी महतो या आजसू का कोई भी जीत जाएगा। यहाँ का जो चुनाव परिणाम होगा, जो मेरा अपना आकलन है उसके अनुसार मुझे लगता है कि बहुत ही, मैं यहां तक कहने की स्थिति में हूं कि कहीं 1500 के अंतर से जो भी पार्टी जीतेगा उसका अंतर इतना ही होगा, क्योंकि तीनों ही पार्टियां यहां पर पूरे जोर लगा रही है और जयराम महतो के लिए ये उनके नाक का प्रश्न बन गया है। इसलिए नाक का प्रश्न बन गया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो कुर्मी समुदाय के हैं, जो जगन्नाथ महतो के समर्थक हैं, उनका कहना है कि जयराम महतो को यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन जयराम महतो ने पहले ही कहा था कि मैं एक सीट कोयलांचल के एक सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और दूसरा चुनाव में जिस जंगल क्षेत्र है वहां के मैं किसी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, तो डुमरी क्षेत्र उसमें आता है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन अगला जो इन्होंने टुंडी को छोड़ करके जो बेरमो को चुना है, बेरमो की बड़ी अजीब स्थिति है। वहां पर अब तक राज्य निर्माण के पश्चात अब तक ये हुआ है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है, अगले बार जो है वहां पर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है और ये सिलसिला 2005 से चला आ रहा है। ये एकदम लगातार चला आ रहा है कि अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो उसके बाद का चुनाव कांग्रेस जीत लेगी। अभी वहां पर अनूप सिंह जो है वहां से विधायक हैं, ठीक ठाक हैं, बड़े परिवार से आते हैं और इनकी ठीक ठाक पकड़ भी है। लेकिन इनका जो पकड़ है वो सिर्फ जो कोयलेरी के मजदूर हैं, कोयला कर्मी हैं, उनके बीच में है। लेकिन दोस्तों यहाँ समझने की जरूरत यह है कि अब जो कोयला कर्मी हैं
या जो माइनिंग लेबरर्स हैं उसमें अधिकांश संख्या जो है वहां के स्थानीय लोगों की है। और स्थानीय लोगों पर हमेशा तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तो एक ही चुनाव होने जा रहा है, पहला ही चुनाव है जयराम महतो का, लेकिन जयराम महतो की पार्टी को उस पर अच्छी खासी पकड़ है। तो अनूप सिंह या जो कांग्रेस के हैं या भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन दोनों के लिए जो है ये चुनाव, कम से कम ये चुनाव आसान नहीं होने वाला है। आसान इसलिए नहीं होने वाला कि क्योंकि जयराम महतो एक बड़ी शक्ति के रूप में कोयलांचल में ही उभर रहे हैं और लगता है संभवतः कि इन दोनों पार्टियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए, अपनी साख बचाना भी मुश्किल होगा। और संभवतः ये सीट जो है, जो अब तक इन लोगों के बीच में आदान प्रदान होता रहता था, उसका सिलसिला भी इस बार संभवतः टूट जाए। अब प्रश्न उठता है कि जयराम महतो ने अभी तक 51 या उससे ज्यादा, संभवतः अभी कुछ और सीट पर भी उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया होगा, जितने सीटों पर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये नुकसान किसको पहुंचाएगा और ये फायदा किसको पहुंचाएगा? इसके लिए फिर से आपको झारखंड के अतीत में जाना पड़ेगा। दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब से गठन हुआ है उसके पीछे तीन समूहों की जो है मुख्य शक्ति, जो मुख्य समर्थन जो है उनको 3 शक्तियों से मिलती है। पहला आदिवासी समुदाय, क्योंकि वो आदिवासियत की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि लोग उनको, आदिवासी लोगों में उनकी ठीक ठाक पकड़ है। और पिछली बार जो सरकार बनी थी उसका कारण भी यही था कि यहाँ पर सिर्फ जो आरक्षित सीट है उसमें से 4 या 5 सीट पर ही, संभवतः 4 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाई, नहीं तो जितने भी आरक्षित सीट थे सब पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथ ही हार गए। लेकिन यहाँ ध्यान देने की जरूरत यह भी है दोस्तों कि उस बार जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें आजसू और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। तो पहली शक्ति तो हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे आदिवासियों की, दूसरी और अब कांग्रेस के आ जाने के बाद और भी ज्यादा मुसलमानों की, जो मुसलमानों का जो खुला समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिलता है। और तीसरा जो सबसे मुख्य फैक्टर है वो है कुर्मी समुदाय। इनके बहुत सारे नेता, जो बड़े बड़े नेता थे, वो पहले कुर्मी समुदाय से ही आते थे और कहा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो शक्ति प्राप्त होती थी वो मुख्य रूप से कुर्मी समुदाय के लोगों के समर्थन से ही हुआ करता था। लेकिन कुछ मारे गए, कुछ मर गए और अब आज के तारीख में ये कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास में कोई भी कदावर कुर्मी नेता नहीं है। भविष्य में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन आज के तारीख में स्थिति दोस्तों यही है। अब ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, एक रिक्तता बन गई है, मैंने वहां पे कोई है ही नहीं। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं, आजसू का हालांकि पहले भी उनका अपना ठीक ठाक जो है यहाँ पे रहा है, अपना एक शक्ति के रूप में राजनीतिक शक्ति तो रहे हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी राजनीतिक शक्ति आजसू कभी नहीं बन पाई जो पूरे झारखंड में हर सीट को प्रभावित करती हो। जयराम महतो इस बार सब सीटों पर अपना उम्मीदवार दे करके ये पाने का प्रयास कर रहे हैं। वो इसमें सफल हो जाएंगे ये कहना अभी ठीक नहीं होगा, वो प्रयास कर रहे हैं। अब इस प्रयास में होगा क्या? लोग कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो नुकसान कर देंगे, कुछ जानकार, कुछ लोगों का कहना है कि आजसू पार्टी को बर्बाद करेंगे। तो आजसू का अगर वोट काटेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका जो अप्रत्यक्ष प्रभाव जो है भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है उस पर पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ इन 2 पार्टियों तक सीमित नहीं रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ सीटों पर तो नुकसान करेंगे ही करेंगे। तो दरअसल जो है जयराम महतो आज के तारीख में 2 धारी तलवार है। ये इनके बारे में अभी से राजनीतिक आकलन करना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं दोस्तों? क्योंकि हमारे पास में जयराम महतो के पार्टी का जो आंकड़ा उपलब्ध है वो सिर्फ मई में हुए लोकसभा चुनाव का जो आंकड़ा है वही उपलब्ध है। अर्थात 2024 का जो लोकसभा चुनाव में इनके प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था वही आंकड़ा सिर्फ हमारे पास है। लेकिन दोस्तों लोकसभा के चुनाव और विधानसभा का चुनाव
इन दोनों का जो तेवर होता है, जो मिजाज होता है, वो बहुत ही अलग होता है। लोकसभा चुनाव में जो पार्टियां हार जाती हैं, ऐसा नहीं है कि उनका जो पत्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भाई यहाँ पर लोकसभा का चुनाव जो है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर तो लड़ी थी, तो यहाँ के जो 14 सीट में उसमें सिर्फ 5 सीट पाई, लेकिन वो अभी भी लड़ाई में है। इससे पहले 19 में तो 12 सीट पाई थी ये गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, लेकिन उसके बाद सरकार किसकी बनी? हेमंत सोरेन की सरकार बनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। तो वही चीज है कि यहां पर समझने की जरूरत यह है दोस्तों कि लोकसभा में आपने क्या किया, वो विधानसभा के चुनाव पर उसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विधानसभा का जो क्षेत्र होता है बहुत ही छोटा होता है, वहां पे मतदाताओं की संख्या बहुत कम होती है और वहां पर जो स्थानीय फैक्टर है वो बहुत ही काम करती है। और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको जयराम मातो जो है पिछले 2-3 सालों से लगातार उठा रहे हैं, इसके कारण हो क्या रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि हर गांव में इनके पास में अब इनके समर्थकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तमाम जो इनके अंदर का कला है उसके बावजूद इनकी संख्या बढ़ते जा रही है, और ये आज के तारीख में बंद मुट्ठी है। ये किसको बर्बाद करेंगे, अपने को कितना ऊपर तक ले जा पाएंगे, ये कहना और ये आकलन करना बहुत ही मुश्किल है। और जिस प्रकार से अभी ये चुनावी सभाओं में जा रहे हैं जयराम मातो, और हर जगह कोल्हान में आपको पता ही कि चाईबासा सीट से इनके उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा था और उनको ठीक ठाक वोट मिला था, हजारीबाग, रांची, सब जगह। तो ये जो पूरा का पूरा जो कुर्मी बेल्ट आप जिसको कहते हैं, ये रांची से प्रारंभ होकर के बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा का जो ये पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता जा रहा है। अब अगर ये विधानसभा के चुनाव में अगर कुछ भी सीट निकाल कर ले गए तो ये मान के चलिए कि इसके बाद का चुनाव जो है वो जयराम मातो एक बड़ी शक्ति, अभी जो है सो ये अनप्रेडिक्टेड है, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जो अगला चुनाव होगा स्वाभाविक है कि जब आप जीतते हैं तो जीतने के बाद आपसे और भी बहुत सारे लोग जुड़ने लगते हैं, अन्य समुदाय के लोग भी जुटने लगते हैं, और स्वाभाविक है फिर आपकी पार्टी बड़ी होने लगती है, आपका संगठन बड़ा होने लगता है। क्योंकि अभी जयराम मातो नेता तो हैं, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकते हैं कि उनके पास में संगठन की शक्ति भी है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के सफलता के लिए जरूरी है कि उसके पास में संगठन की शक्ति हो। तो आज के तारीख में जयराम मातो के पास में संगठन की शक्ति नहीं है, लेकिन एक हुजूम है, इसको आप हुजूम कह सकते हैं, क्योंकि ये संगठित नहीं है। ये हुजूम जो है क्या कर देगा ये कहना अभी से, इसका आकलन करना भी बहुत ही मुश्किल है। तो हम सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं जयराम मातो के, अगर वो जीतते हैं तो राजनीति में एक नया फ्लेवर आवेगा, क्योंकि हम लोग भी अब जो है सो तंग आ चुके हैं, क्योंकि जो भी इस बार में उम्मीदवार खड़ा हो रहा है वो सब देखा सुना है, उनके करतूत जग जाहिर है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नेता नया पैदा नहीं हो रहा है जो ये कह सके जिसका विजन हो के कुछ नया कर देगा। वही पुरानी बातें, 32 का खतियान, आदिवासी, इधर से मैया योजना, गोगो योजना, यही सब करने वाले नेता हैं। तो अब देखिए अगर जयराम मातो आते हैं तो राजनीति में एक ठंडी हवा की तरह आवेंगे, क्या बदलते हैं ये भी देखने की बात होगी, या खुद ही बदल जाते हैं, क्योंकि केजरीवाल तो इसका नमूना है कि गए थे सब कुछ बंद करवाने और खुद ही जो है उसमें शामिल हो गए, लालू को गाली बकते तब गलबैया करते घूमते हैं। तो जयराम मातो पर निगाह तो सबकी होगी, आपकी भी होगी, हमारी भी होगी। आप बताइए कि होगा क्या। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार।